स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशंस दैट विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमने ना कंडीशंस बतानी है। ये हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमने इन ऑप्शंस में से पहचानना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिससे इवेपोरेशन की स्पीड ना इंक्रीज हो जाएगी। तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए पे आते हैं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। देखो फर्स्ट पॉइंट एकदम सही लिखा हुआ है। अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए ना, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। देखो किसी भी लिक्विड को, जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर को जब इवेपोरेट होना होता है तो वाटर अपने आसपास की सराउंडिंग्स में से ना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो इवेपोरेट हो पाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो पाएगा। तो वाटर को भी इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हीट एनर्जी चाहिए। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब आपने वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई कर दी है। तो काफ़ी सारी हीट एनर्जी तो वाटर के पास पहले से ही होगी। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको फिर इवेपोरेट होने के लिए आसपास की सराउंडिंग्स में से सिर्फ थोड़ी सी ही और हीट एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ आपको? किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी लिक्विड को या वाटर को इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी की चाहिए, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वाटर का टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी तो है। तो अब उनको इवेपोरेट होने के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत ही और हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो थोड़ी बहुत ही हीट एनर्जी वो आसपास की सराउंडिंग्स में से आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अगर वाटर का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया ना, तो इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, काफ़ी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये तो टोटली गलत है। टेम्परेचर अगर आपने घटा दिया, मतलब आपने वाटर से एनर्जी छीन ली है। जब पानी को ठंडा कर देते हैं ना, तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकल जाती है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वाटर के पार्टिकल्स के पास अब खुद की हीट एनर्जी नहीं है, तो अब उनको इवेपोरेट होने के लिए अपनी सराउंडिंग्स में से ना बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वाटर का तो इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज होगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन की स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। सी पार्ट पे आते हैं, लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर। देखो ये भी गलत है। इवेपोरेशन सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ना, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा तेज़ी से होगा। तभी तो कपड़े सुखाने के लिए जब उनको तार पे डाला जाता है तो फैला देते हैं, क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दो, कम कर दो। जितना सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। ऐसा करने से इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी बल्कि इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। देखो ये वाला पार्ट भी इवेपोरेशन की स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि इवेपोरेशन की स्पीड को ना डिक्रीज कर देगा। अगर आपने वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट मतलब नमक को ऐड कर दिया ना, तो उससे इवेपोरेशन की स्पीड ना डिक्रीज हो जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो, देखो आपका जो स्कूल वाला क्लासरूम है उस रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है ना। आप घर में जिस रूम में रहते हो उस रूम के साइज़ से जो स्कूल वाला क्लासरूम है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब सपोज़ क्लास के अंदर ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ एक ही दरवाज़ा है क्लास में, उस दरवाजे से सबने बाहर जाना है। लेकिन दरवाजे पे अगर दो बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और वहीं पर ही बातें करने लग जाते हैं, आप उन्हें कहते हो कि हटो, वो कहते हैं नहीं हम थोड़ी सी जगह यहीं पर ही इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है,
तुम साइड से निकल जाओ। तो अगर जगह वो लोग घेर लेंगे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लास में से बाहर निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि दरवाजे का काफ़ी सारा एरिया तो उन्होंने घेर के खड़ा हो गए हैं। तो सेम एग्जैक्ट ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। जब कॉमन सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वाटर की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, उस लेयर के ऊपर थोड़े बहुत कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो इवेपोरेट होने के लिए वाटर को ना टॉप सरफेस में से बाहर निकलना है, लेकिन टॉप सरफेस का काफ़ी सारा एरिया कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स भी घेर कर खड़े हो जाते हैं, तो इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज होती है। नमक डालने से क्या होगा? इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये वाली बात आपने याद रखनी है। पानी में अगर आपने नमक डाल दिया ना, तो इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ये भी गलत है, हमने स्पीड इंक्रीज करवानी थी। इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसको करने से इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। एग्जाम में अगर आपको रीजन देने के लिए बोला जाता है या जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है, तो फिर आप अपना आंसर इस तरह से लिखोगे: इवेपोरेशन रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। क्लियर? वाटर के पार्टिकल्स को या किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वाटर पार्टिकल्स एट हायर टेम्परेचर ऑलरेडी पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो हाई टेम्परेचर के ऊपर हैं, तो पहले से ही उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी उनके पास पहले से ही है। सो दे नीड टू एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स फॉर इवेपोरेशन। अगर उनके पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो आसपास की सराउंडिंग्स में से ना उन्हें सिर्फ थोड़ी सी ही और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इवेपोरेशन के लिए। तभी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऐसे जिस भी वाटर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा है, उसे इवेपोरेट होना उतना ही आसान है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी है। तो इवेपोरेट होने के लिए जो थोड़ी बहुत और एनर्जी उसे चाहिए होगी, वो आसपास के सराउंडिंग्स में से वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे: रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो, अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे ना, तो इवेपोरेशन का रेट मतलब इवेपोरेशन की स्पीड वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और वही अगर आप सरफेस एरिया को डिक्रीज करोगे, तो इवेपोरेशन का रेट मतलब इवेपोरेशन की स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस एरिया को डिक्रीज नहीं करना, हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। तभी कपड़े सुखाने के लिए जब कपड़ों को डाला जाता है तो उन्हें फैला दिया जाता है। फैलाने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उससे इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगला पॉइंट ये था, अगर आप नमक को डालोगे, अगर आप नमक को वाटर के अंदर ऐड कर दोगे ना, तो ऐसा करने से इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो, सिंपल सी बात है, वही क्लासरूम वाला एग्जाम्पल है। अगर दरवाजे के ऊपर कोई भी नहीं खड़ा हुआ, तो सारे के सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकलने में जितना टाइम लगेगा ना, आप नोट कर लो। फिर केस 2 पे आते हैं। दरवाजे के ऊपर ना आप 2 बच्चों को खड़ा कर दो जो आधे एरिया को घेर के खड़े हो जाएंगे। अब सारे क्लास के बच्चों को दरवाजे से अगर बाहर निकलना होगा, तो उनकी बाहर निकलने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, अब उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है। जब हम नमक को पानी के अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो वाटर की जो टॉप लेयर है, जो टॉप सरफेस है, उसमें वाटर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और सॉल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, उनके पास अब एरिया कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ने भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि अब वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स हुआ पड़ा है। तो जहाँ पे भी वाटर है, उसका जो टॉप सरफेस होगा, इवेपोरेशन ना सरफेस बाय सरफेस होती है। जो टॉप सरफेस के पार्टिकल्स है ना, पहले वो इवेपोरेट होते हैं, उसके बाद उसके नीचे वाले सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, उसके बाद उसके नीचे के सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं। तो जो टॉप सरफेस है, वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं, मतलब काफ़ी सारी जगह तो इन्होंने घेर लिया है।
तो इसलिए वाटर के पार्टिकल्स धीरे धीरे जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे फिर इवेपोरेट होंगे। तो नमक को डालने से इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है, मतलब इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशंस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल इंक्रीज। हमें क्वेश्चन में ना काफ़ी सारी कंडीशंस दे रखी हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल्स, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और हर ऑप्शंस के अंदर ना किसी सिचुएशन को या कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है और हमने बताना है, हमने उन कंडीशंस को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब क्या क्या करने से डिस्टेंस इंक्रीज होता है ना, हमने उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। देखो बोला ये जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि एक ना कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है। हाइड्रोजन गैस को फिल करने के बाद अब ये ना प्रेशर इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऐसा करने से तो गैस के जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और अगर गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज थोड़ी होगा, वो तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर, गैस के ऊपर प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जाता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारे पास ना एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये हमने गैस फिल कर रखी है। ये जो डॉट्स है ना ये गैस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला जो पीस है ये मूवेबल है, मतलब इसको आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हो, इसे ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हो। अब प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब होता है कि आप इस वाले पिस्टन को ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर आप ऊपर से फोर्स अप्लाई करके इस वाले पिस्टन को नीचे ले आओगे तो आपने गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। और देखो अगर आप इस पिस्टन को नीचे ले आते हो तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। पहले गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर थे, ज़्यादा खुली जगह के अंदर थे। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। अब ऐसा करने से उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज थोड़ी हुआ है, ऐसा करने से तो उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो गया है क्योंकि पहले उनके पास स्पेस ज़्यादा थी। वही गैस पार्टिकल्स पहले ज़्यादा स्पेस के अंदर फैले हुए थे। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब उनके पास जगह कम हो गई है। वही गैस पार्टिकल्स जो पहले ज़्यादा जगह के अंदर थे अब वो सारे गैस पार्टिकल्स थोड़ी सी जगह के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो फिर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसा करने से पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज थोड़ी होगा बल्कि वो तो डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लीकिंग सम हाइड्रोजन गैस आउट ऑफ द कंटेनर। देखो ये सही है, अगर हम कंटेनर में से थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे तो जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है। अब अगर इसके बीच में से आप थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस को लीक कर देते हो तो थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस इसके बीच में से अगर बाहर आ जाती है, मतलब काफ़ी सारे पार्टिकल्स या कुछ पार्टिकल्स इस चैम्बर में से निकल के बाहर चले गए हैं, तो जो बाकी के पार्टिकल्स हैं ना वो अब थोड़ा सा और ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि गैस तो पूरे के पूरे कंटेनर में फैलती है ना। इसमें से जितनी गैस आप निकाल दोगे तो जो बाकी की गैस है क्योंकि वो पूरे कंटेनर में फैलेगी तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। किसी भी कंटेनर के एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, या इस कंटेनर में से भी
अगर आप थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस निकाल देते हो, मतलब कुछ पार्टिकल्स इसके बीच में से निकल जाते हैं, तो जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो सेकंड पॉइंट में तो जो लिखा हुआ है ना, वो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस को लीक कर देते हैं आउट ऑफ द कंटेनर, तो जो बाकी के बची हुई हाइड्रोजन गैस है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन वाली स्टेटमेंट ये सही है। ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब थर्ड पे आते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये भी सही है। अगर हम कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, देखो वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब है आपने जगह इंक्रीज कर दिया है। तो वही गैस पार्टिकल्स जो पहले थोड़ी सी जगह में थे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो जगह इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अब वही गैस पार्टिकल्स और ज़्यादा खुले खुले हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ये भी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट अभी तक ये दोनों हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सेकंड और थर्ड इन दोनों ने अच्छे से सेटिस्फाई किया है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को लीक करोगे, थोड़ी सी गैस कंटेनर में से बाहर निकाल दोगे, तब भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो फोर्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि हमने कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर ना हाइड्रोजन गैस ऐड कर देनी है। मतलब कंटेनर में पहले जितनी हाइड्रोजन गैस है वो तो रहेगी, साथ में थोड़ी सी और हाइड्रोजन गैस कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करो ना और एडिशनल हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दोगे, तो ऐसा करने से तो पहले उतनी जगह के अंदर जितने गैस के पार्टिकल्स थे, अब उतनी ही जगह के अंदर और ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स आ गए हैं। तो इस वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखो वॉल्यूम को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया गया। मतलब पहले जितना वॉल्यूम था ना, अभी भी कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही है, बस एडिशनल हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दिया है। तो ऐसा करने से पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को भी। देखो ये हमारे पास कंटेनर है। पहले इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम था ना, अभी भी कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही रखा है, क्योंकि वॉल्यूम हम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर पहले से ही थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब अगर आप इस कंटेनर के अंदर एडिशनली और हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दोगे, ऐड करते जाओगे, तो थोड़े टाइम के बाद इस कंटेनर के अंदर ना गैस के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़े से गैस के पार्टिकल्स है ना, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज ना किया जाए तो जगह तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस को और ऐड कर दें तो इस कंटेनर के अंदर भी ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थोड़ी होगा, बल्कि और कम हो जाएगा, और वो हमने करना नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट भी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हाइड्रोजन गैस को ऐड करने से गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थोड़ी होगा, बल्कि कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर ये जो हमें 4 पॉइंट्स दे रखे थे ना, इसमें से सिर्फ सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट्स में जो कंडीशंस दे रखी है ना, सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में, ये इनकी वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। बाकी जो दो कंडीशंस हैं उनकी वजह से तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब ऑप्शंस पे आते हैं। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से सेलेक्ट करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, उसके अंदर सेकंड और थर्ड इन दोनों पॉइंट्स को ही मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कंडीशंस दे रखी थी ना,
उनकी वजह से गैस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और हमने क्वेश्चन में ऐसे ही कंडीशंस को ढूंढना था जिनकी वजह से गैस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाए या रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप अपना आंसर इस तरह से लिखोगे। पहले तो आप ये वाले दोनों डायग्राम्स ड्रॉ कर दोगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट था ना, उसमें गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करने की बात की जा रही थी। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से गैस पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गैस डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। और उसका रीजन तो इस डायग्राम से ही एक्सप्लेन हो जाता है। देखो इस कंटेनर के अंदर ये वाले जो पिस्टन है ना, अगर आप इसे मूव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हो, अगर आप इसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो इसका मतलब अंदर वाली गैस पे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। आप इसे धीरे धीरे मूव करके नीचे लाना स्टार्ट करो, थोड़े टाइम के बाद ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो देख रहे हो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास आ गए हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो गया है। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब सेकंड पॉइंट में थोड़ी सी गैस को ना लीक करने की बात हो रही थी, तो इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ऐसे लिखोगे, लीकिंग सम गैस आउट ऑफ द कंटेनर विल डिक्रीज प्रेशर। अगर थोड़ी सी गैस को कंटेनर में से लीक कर दिया जाए, थोड़ी सी गैस को कंटेनर में से बाहर निकाल दिया जाए, तो उसकी वजह से ना प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। देखो अगर आपने कंटेनर में से थोड़ी सी गैस बाहर निकाल दी तो जो बाकी के पार्टिकल्स बच गए हैं ना, अब उनके लिए ज्यादा जगह है, तो उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में ना वॉल्यूम को इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड द गैस पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप जगह इंक्रीज कर रहे हो। पहले गैस पार्टिकल्स के पास जितनी जगह थी, वॉल्यूम को इंक्रीज करने की वजह से अब उतने ही गैस पार्टिकल्स के पास ज्यादा जगह आ गई है। अगर जगह इंक्रीज कर दी आपने, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया आपने, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से और दूर दूर जाएंगे, थोड़ा और खुला खुला हो जाएंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से मतलब जगह को इंक्रीज करने से गैस पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होता है। अब जो फोर्थ पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट में वॉल्यूम को इंक्रीज किए बिना थोड़ी सी और हाइड्रोजन गैस को ना ऐड करने की बात की जा रही थी। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज ना किया जाए और हाइड्रोजन गैस को और ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ऐसे लिखोगे, addition of hydrogen gas in the container will increase the number of particles in the container without increasing the volume। अगर आप और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को कंटेनर में ऐड कर रहे हो तो उससे पता है क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और वॉल्यूम तो इंक्रीज हो नहीं रहा है। दिस विल इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर। ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को अगर आप ऐड करोगे तो उसकी वजह से भी गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस को आपने ऐड कर दिया तो इसकी वजह से पहले कंटेनर के अंदर जितने पार्टिकल्स थे, अब उसी कंटेनर के अंदर उतनी ही जगह में और ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वॉज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ये बोला जा रहा है
कि हमारे पास ना एक वाटर का सैंपल है और जब हमने उसे बॉयल किया ना तो हमने ये देखा कि वो तो 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। लेकिन आपको तो पता है कि जो वाटर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वाटर का सैंपल है वो 100 की बजाय 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है एट नॉर्मल प्रेशर। मतलब प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। जो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उस पे ही 100 की बजाय 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन पे आते हैं, इज द वाटर प्योर। अब हमसे पूछ रही है कि ये जो वाटर है क्या ये प्योर है। तो इस पार्ट का आंसर तो होगा नो। जो वाटर है ना वाटर प्योर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ना वो तो 102 पे नहीं बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना स्टार्ट होता है। अगर वाटर 100 की बजाय किसी और टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है ना तो समझ जाना कि वो प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड किया गया है। तो ये वाला जो वाटर है ये 100 की बजाय किसी और टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है ना, इसका मतलब ये वाला वाटर प्योर नहीं है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इसी वाटर सैंपल को बॉयल की बजाय अगर फ्रीज करने की कोशिश करें तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाएगा। देखो इसका आंसर भी नो है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो वाटर है ना वाटर प्योर तो है नहीं। जो प्योर वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। इम्प्योर वाटर मतलब वाटर के अंदर अगर किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे ना तो ऐसा करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे चला जाता है। तो ये वाला जो वाटर है वाटर का जो सैंपल है वो तो इम्प्योर है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होने वाला। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे चला गया होगा। अब कितना नीचे गया होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो फ्रीज नहीं होने वाला, 0 के नीचे पे माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस पे जाके वो फ्रीज होगा। चलो आपने अगर आंसर लिखना होगा तो आप अपना आंसर इस तरह से लिखोगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर। जो नॉर्मल प्रेशर होता है ना 1 एटमॉस्फेयर का, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस। बट द गिवन सैंपल ऑफ वाटर बॉयल्स एट 102 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो वाटर का सैंपल दे रखा है वो तो बॉयल हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स गिवन सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज। इससे ये साबित होता है कि जो हमें वाटर का सैंपल दे रखा है ना उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इट इज नॉट प्योर वाटर। तो वो प्योर वाटर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो प्योर वाटर होता है ना तो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता, ना थोड़ा सा भी पहले ना थोड़ा सा भी बाद में। लेकिन 100 के अलावा अगर किसी भी और टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब जरूर उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो प्योर वाटर तो वो बिल्कुल कहीं से नहीं है। देखो वाटर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज को ऐड कर देंगे ना तो ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सब पे फर्क पड़ जाता है। इम्प्योरिटीज को ऐड करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज डाली गई हैं और किस तरह की इम्प्योरिटीज को ऐड किया गया है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 होता है ना तो 100 से इंक्रीज होके 101 हो जाएगा, 102 होगा या 103 होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की इम्प्योरिटी है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इम्प्योरिटीज इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। वैसे ज़्यादातर केसेस के अंदर ना सिर्फ थोड़ा सा ही इंक्रीज और थोड़ा सा ही डिक्रीज आता होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गिवन सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हम अपने क्वेश्चन के ना बी पार्ट का आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया था कि जो वाटर का सैंपल हमें दे रखा है क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से
जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इट विल फ्रीज एट अ टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होने वाला, हमें टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा, आपको माइनस में जाना पड़ेगा, -1, -1.5, -2, ऐसा कुछ टेम्परेचर हो जाएगा। जब ऐसा कुछ टेम्परेचर होगा तब जाके वो फ्रीज होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है, देखो जो समुद्र का पानी होता है ना, जो सी वाटर है, उसके अंदर तो कई तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तभी उसे अगर आप फ्रीज करोगे ना, है तो वो भी वाटर ही, बस समुद्र में से लिया गया है। जो सी वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता, बल्कि वो -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। जो प्योर वाटर है ना, सिर्फ वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। जो इम्प्योर वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। और जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो -2 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज होता है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।